तो भाई लोग कैसे हो। मैं बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी, शायद मेरा तो एग्ज़ाम 21 तारीख को है ना। सो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है बस उतना ही मैं जितना बताऊंगा, या फिर मैं जितना डिस्कस अभी करूंगा बस उतना ही। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो बिहार स्पेशल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई बुक जरूरी नहीं है खरीदने का, आप सिर्फ सुन सकते हो। इसको सिर्फ सुनना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। सो कीप ऑन। देखो, सबसे पहले आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ सकता है आपका, है ना। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, और क्या बोलते हैं उसको, लैटिट्यूडनल, दोनों पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों जरूरी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो कितना है? 24 डिग्री। हमेशा याद रखना, 24 डिग्री 20 मिनट, है ना, नॉर्थ। 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ और 10 सेकेंड है। और यहाँ से लेके, मतलब आप ऐसे ही याद रखते हो, 24 20 10, 24 20 10, ऐसे भी कर सकते हो, 10 20, 24 20 10 ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 20 24 ऐसे कर, ये ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 24 20 10 से लेके 27 31 15, इतना आपको याद रखना है। ये अक्षांशीय विस्तार है। 27 31 15, या फिर आपको इजी, अगर इजी वे में याद करना है तो 27 27 3 1 1 5 ऐसे करके याद करना है, ठीक है। नंबर्स के फॉर्म में जब याद करोगे ना इजीली याद हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं याद करना है कि मिनट, वो तो आप वहां कर ही लोगे, है ना, उतना तो समझदारी आई। सो देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 1950 ईस्ट। हमेशा याद रखना, जो देशांतरीय होता है ईस्ट टू ईस्ट जाता है, मतलब ईस्ट ईस्ट में काउंट होता है ना। और अक्षांशीय जो होता है वो हमेशा नॉर्थ में काउंट होता है, आपको पता होना चाहिए। सो आपको ये याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कि इस बिहार की जो आकृति है, मतलब कहने का मतलब इसका शेप है, वो कैसा है? वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार। इसके बाद आता है बिहार के परमंडल जिले, है ना। परमंडल जिले हमेशा याद रखना, परमंडल जिले कितने हैं? वो परमंडल जिले 9 है, 9 परमंडल है बिहार के। उसको एकदम कंठस्थ कर लेना है आपको। आप अगर ऊपर से नॉर्थ साइड से आओगे तो आपको मिलेगा तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। नॉर्थ साइड से, हमेशा मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ साइड से क्या मिलेगा? तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। इस तरफ से इस तरफ हम बढ़ेंगे तब, ठीक है। फिर अगर हम आप ईस्ट साइड में आते हैं तो एक ही है, वो है भागलपुर। क्या नाम है उसका? भागलपुर। फिर आप नीचे के साइड आओगे, मतलब साउथ के साइड आओगे, तो आपको मिलेगा दो, मगध, मुंगेर। नीचे नीचे की साइड मगध, मुंगेर। और आप जैसे ही वेस्ट के साइड जाओगे तो आपको मिलेगा दो, जिसका नाम है सारनपटना। तो ऊपर में कितना है? ऊपर में 4 है। अ, मतलब नॉर्थ साइड में 4 है, ईस्ट में एक है दरभंगा, सिर्फ सॉरी दरभंगा कहते हैं, भागलपुर। और आपको साउथ में 2 है, और वेस्ट में 2 है। ये चीज आपको याद रखना है। टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है। इसके बाद आता है आपको कि पहले जो बिहार था, बिहार कैसे टूटा, है ना। बिहार से टूटने के बाद कौन कौन से राज्य निकले, है ना, उसका गठन कब किया गया, ये पूछ सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, बिहार पहले पहले तो पूरा का पूरा एक बंगाल था, बंगाल से बिहार टूटता है ना। बंगाल से बिहार, देखो पश्चिम बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, आपको याद होना चाहिए। 1911 में शायद इसको खत्म भी कर दिया जाता है। तो ये आपको याद हमेशा रखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब पश्चिम बंगाल टूटता है 1905 में, तो पश्चिम बंगाल तो अलग हो जाता है। तब बचता है क्या? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। क्या बचता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो ये 3 स्टेट बचते हैं। अब इसी में से अलग अलग, देखो ये सब पूरा का पूरा बिहार का ही पार्ट है। तो आपको इसी में से अलग अलग करके मतलब ये टूटेगा तो इसका बस स्थापना याद रखना है। बिहार को तो आपको पता ही है कब है, 22 मार्च। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं सबको एक एक इन डिटेल हम बताता हूँ, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है, जैसे कि पश्चिम बंगाल अलग होता है, यानी कि पूरा का पूरा बंगाल अलग होता है, तो वहाँ पे बिहार पूरा एक
मतलब 3 स्टेट से मिलकर बना हुआ था। एक था बिहार, खुद बिहार अभी का, झारखंड और उड़ीसा, तीनों ये एक लॉन्ग मतलब बड़ा सा बिहार था। इसका जो स्थापना हुआ था ये अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। कब हुआ था? 1912 को, ठीक है। अब उड़ीसा जो है, उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार राज्य से 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है। फिर झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को खत्म मतलब अलग हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और शुरुआती में आपको पता होना चाहिए बिहार में कुल 55 जिले थे। कितने जिले थे? 55 जिले थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। मतलब मैं शुरुआत का बात मैं तो कर रहा हूँ कब, जब झारखंड साथ में ही था बिहार का, है ना। ऐसा नहीं है कि झारखंड को अलग कर देंगे तब, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर आता है आपको बिहार के क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 94,163 आपको याद रखना है। ये वर्ग किलोमीटर में आता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। फिर बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये पूछ भी सकता है। जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कभी भी, तो आपको पता होना चाहिए 10 करोड़। 10 करोड़ आपको याद रखना है अप्रॉक्सीमेटली। ये पूरा का पूरा एक डेटा नहीं मांगे, अगर पूछ भी दिया गलती से, ये क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला नहीं है, पर 2011 के सेंसस के अनुसार अगर पूछ दिया तो आपको 10 करोड़ याद रखना है। फिर लेकिन 22-23 का जनसंख्या, यहाँ पे 22 का जातिगत जनगणना जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो 13 करोड़ है यहाँ पे दिख, ठीक है। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का, है ना, 2.86% बिहार आता है। क्षेत्रफल, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्षेत्रफल, एरिया वाइज पूछ रहा हूँ, है ना। तो जब भी कभी एरिया वाइज क्वेश्चन आएगा तो उसमें याद रखना 2.86% आता है पूरा पूरा भारत का बिहार, ठीक है। और 12वां बड़ा राज्य है, आपको ये भी याद रखना है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, है ना। और तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। बहुत बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में। याद रखना क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है, यानी कि 12th लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ इंडिया। एंड आपको अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछ लेगा, है ना, तो आपको क्या बताना है? 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। सो परमंडल लॉ है, आपको पता है। अनुमंडल 101 है, ये भी आपको याद रखना है। जिला आपको पता ही है एज ऑफ नाउ। 38वां जिला अरवल है, ये चीज पूछ सकता है, 38वां जिला अरवल है, ठीक है। और अनुमंडल 101 है, अनुमंडल 101 सब डिवीजन इसको बोलते हैं। और पंचायत हो गया आपको 8,053, ये याद रखना है। पुलिस जिला नहीं पूछेगा, टोटल 44 है, नहीं पूछने वाला है, इसको नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि विधानसभा सीट की संख्या कितना है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार द्विसदनीय है ना। तो ई आपको याद रखना है, बिहार मंडल जो है, सॉरी, बिहार विधानमंडल जो है 2 सदन में विभाजित है, आपको द्विसदनीय है। तो कहने का मतलब एक और चीज याद रखना है कि बिहार विधानसभा का सीट कितना है। भाई इसमें तो कौन, कोई तो था जो एमएलए था आनंद सिंह, भाई उसको भी नहीं पता, उसको भी पढ़ना था यार। मेरा वीडियो देख लेगा तो तुम समझ जाएगा यार, तो गजब आदमी है, ठीक है। सो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, कितना है। और विधान परिषद की संख्या जो है आपको 75 मिलता है। कितना? विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या कितनी है? वो है तुम्हारा 75, मतलब सीटों की संख्या। और बिहार विधानसभा में जो सीट का संख्या है वो 243 है। आपको हमेशा ये याद रखना है, ये चीज पूछ भी सकता है। राज्यसभा सीटों की संख्या आपको 16 है बिहार में। राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 16 है। और लोकसभा 40 है। लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है। आपको अगर आरक्षित सीट पूछेगा बिहार में तो आरक्षित पूछ भी सकता है, क्योंकि SC ST से जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, पर हाँ आपको अगर थोड़ा सा एक बार दिमाग से गुजर जाना चाहिए वो, ठीक है ना। तो टोटल तो विधानसभा में जो है आरक्षित सीट जो है 40 है, जिसमें से SC के लिए 38 सीटें हैं और ST के लिए 2 सीटें हैं। मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है? 38 सीटें, क्योंकि बिहार में शेड्यूल ट्राइब बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। और आपको पता भी होना चाहिए कि SC का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सो ये आपको पता होना चाहिए। और एक समिति है कटोरिया या मनिहारी समिति, है ना, ये समिति के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। कटोरिया ऐसे ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि एसटी से रिलेटेड एक समिति है जिसका नाम है क्या, कटोरिया समिति, क्या कटोरिया एवं मनिहारी समिति, ठीक है। अब जो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितने हैं, 6 हैं टोटल लोकसभा में। मैं बिहार के विधानसभा का बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितने सीटें हैं, वो 6 सीटें हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 6 सीटें कौन कौन से जिला के लिए है, आपको ये भी अगर आप एक बार पढ़ लो तो सही रहेगा। गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया, सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। देखो 2-3 जिला तो आपको याद रहेगा, ऐसे ही याद रहेगा क्योंकि वो जो है पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, जैसे जमुई हो गया, गया हो गया, है ना, हाजीपुर हो गया, ये 3 जिला। और फिर आता है गोपालगंज, समस्तीपुर और सासाराम, ये याद रखना है, ठीक है। आप जनरल जो राजकीय प्रतीक है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ना जरूरी है। राजकीय चिन्ह हमारा बोधि वृक्ष है, आपको पता होना चाहिए। और राजकीय वृक्ष पीपल है हमारा। राजकीय पुष्प गेंदा है जो कि 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प गेंदा 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय पशु बैल है जो कि 2013 में ही घोषित किया गया था। और राजकीय पक्षी गोरैया है जो कि 2013 में ही घोषित किया गया था। राजकीय मछली मांगुर है, क्या है, मांगुर। राजकीय मछली मांगुर है जो कि 2008 में घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। तो मतलब आपको गेंदा हो गया, बैल हो गया, गोरैया, ये राजकीय पुष्प, पशु और पक्षी, ये 3 चीज 2013 में ही घोषित किया गया था। और एक जो है राजकीय मछली जो कि गोरैया है जो 2008 में घोषित किया गया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम राजकीय भाषा जो है हमारा बिहार का वो क्या है, हिंदी है। लेकिन अगर द्वितीय राजकीय भाषा कोई पूछ देगा तो उर्दू में है, क्योंकि आप बहुत बहुत बार ऑफिस में जाओगे ना, देखोगे सरकारी ऑफिस में, तो वहाँ पे सबसे पहले ऊपर में हिंदी में लिखा रहता है, देन नीचे में लिखा होता है उर्दू में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हमारा हिंदी है, दूसरा क्या है, उर्दू है, ठीक है। सो इसके बाद आता है बिहार की राजकीय गीत क्या है ना। राजकीय गीत बिहार का है मेरे भारत के कंठार तुमको सत सत वंदन बिहार, है ना, ये याद रखना है, मेरे भारत के कंठार तुमको सत सत वंदन बिहार। और ये गीतकार कौन है, मतलब गीत गाए कौन है, ये है सत्यनारायण लाल। और संगीतकार कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, ये आपको याद रखना है। और ये इसको मान्यता, ये जो गीत है इसको मान्यता 2012 में दिया गया था, ठीक है। अब बिहार का प्रार्थना क्या है, कि जो सरकारी स्कूल से आते हैं उनको पता है प्रार्थना क्या है बिहार का, ठीक है ना। ये है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, है ना, ये है। और इसका गीतकार जो है ये है एम आर चिश्ती। क्या नाम है, एम आर चिश्ती। आप अगर जनरली एम आर से भी याद रख सकते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में अगर चिश्ती भी याद रख सकते हो तो काम चल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो CR चिश्ती दे देगा कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आपको यही चीज याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं देखो इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, मैं इतिहास आज पूरा इस वीडियो में कवर होगा, तो सो लॉन्ग वीडियो होगा पर आपको देखना जरूरी है, ठीक है। बिहार में जो इतिहास का जो स्रोत है ना, इतिहास का जो स्रोत है कि कहाँ कहाँ से हमको मिलता है ना, वो 2 जगह से मिलता है। एक है पुरातात्विक, आपको पता ही पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और दूसरा होता है साहित्यिक, जिसको लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक जो स्रोत है हमारा वो कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है, ये कौन कौन से जगह से आता है बिहार के। मुंगेर है, चिरांद है, चेचर है, मनेर है, सोनपुर है, ये यहाँ से हमको मिलता है पुरातात्विक स्रोत। क्या, मुंगेर, चिरांद, चिरांद सारण जिला में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर। और ये कहीं ना कहीं आपको, आप अगर मैप में देखोगे ना तो ये गंगा साइड में पड़ता है ना, तो आपको यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, यहाँ पे जो मौर्यकालीन अभिलेख मिला है बिहार से वो कौन कौन से है। ये है लौरिया, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। लौरिया, लौरिया देखो, आप अगर लौरिया से भी याद रखते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लौरिया याद रखना बस। और रामपुरवा, ठीक है, ये चीज है। और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है, साहित्यिक स्रोत में देखो रामायण आता है, रामायण
महाभारत और पुराण। अब बौद्ध रचनाएं में भी बिहार का आपको पता ही है कि बिहार तो बौद्ध धर्म के नाम से ही जाना जाता है ना, यहाँ पे बौद्ध और जैन का यहाँ। सो यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो रचना है उसमें बिहार का जिक्र किया गया है, वो है तुम्हारा अंगुत्तर निकाय, दीर्घ। बिहार का जो इतिहास है इसके बारे में जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय से, दीर्घ निकाय से, विनय पिटक। ये बौद्ध रचनाएं हैं, हमेशा याद रखना। पीटक आ जाएगा और निकाय आ जाएगा, ये बौद्ध रचनाएं होते हैं, ठीक है। और जैन रचनाएं भगवती सूत्र है, यानी कि जैन रचनाएं भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय, विनय पिटक। ये तीन चीज जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जो भी सूत्र है मतलब कि भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और इसमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, सीधी सी बात है, ठीक है। रामायण और महाभारत भी है, पुराण भी है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना। सो ओवरऑल अब हम बात करते हैं पाषाण, पूरा पाषाण काल, है ना। इस समय जो था आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो लोग थे पूरा पाषाण काल में, वो सिर्फ हंटर और गैदरर और क्या थे, वो फूड गैदरिंग करते थे, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा आता है। नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण बिहार में आपको अगर आओगे तो मुंगेर और नालंदा मिलता है, जहाँ पे कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी का अवशेष प्राप्त हुआ है ना। इसको आपको याद नहीं रखना है, बस इसको सुन लेना है, ठीक है। अब देखो मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में मुंगेर में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल का अगर सोर्स पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में क्या मिला था बिहार में, तो आपको बताना है छोटे आकार के तेज धार वाले औजार, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम नियोलिथिक पीरियड में बढ़ते थे तो वो क्या होता था कि कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका जो औजार होता है, उसका टूल्स जो होता है वो और शार्प होता है, क्योंकि उसको क्या करना है, और ज़्यादा शार्पली उसको काटना है, मतलब अच्छे से काटना है ना, ये चीज़ है। इसका अवशेष लगभग लगभग 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व का है ना। ये अवशेष जो मिला है, छोटे आकार का तेज धार वाला औजार जो मिला है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड का जो अवशेष है कहीं ना कहीं वो कहाँ से मिला है आपको बताता हूँ। चिरान से मिला है, चेचर से मिला है, मनेर, सनवार, ये सब जो तुम्हारा जो ये स्थान है, ये स्थान कहीं ना कहीं गंगा के किनारे है ना। आप अगर देखोगे तो यहाँ से मिला क्या है, पत्थर एवं हड्डी मिला है। क्या मिला है, पत्थर और हड्डी मिला है। यहाँ कहाँ कहाँ से मिला है आपको याद रखना है, चिरांद, चेचर, 100 से 2 है चिरांद चेचर, और एक है मनोर मतलब सॉरी मनेर और सनवार, ठीक है ना। आपको ये मिला है, मनेर आपको पता है पटना में है, और सनवार जो है रोहतास में पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो कैमूर की पहाड़ी से जो है नवादा और जमुई से गुफा चित्र मिला है। नवादा और जमुई से क्या मिला है, गुफा चित्र, और ये कैमूर की पहाड़ी में है, ठीक है, आपको याद रखना। और इसका अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का ही इसका अवशेष आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट हम उछलेंगे वैदिक काल पे, क्योंकि उसके बाद बीच में जो भी ताम्र पाषाण काल है ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। तो आपको ताम्र पाषाण काल पे कोई ध्यान नहीं देना है, सीधे वैदिक काल में आना है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक सभ्यता है वो आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया है, पहले पढ़ाया जाता है, अभी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। यानी कि पूर्व वैदिक काल को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और उत्तर वैदिक काल को माना गया 1000 से लेकर 600। आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि जो ईसा पूर्व है वो उल्टा चलता है ना, तो ये करवाना नहीं है। तो 1500 से लेकर जब 1000 हम बोलते हैं तो ये उल्टा ही चल रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अब अ, हमेशा याद रखना है कि पूर्व वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। यानी कि ऋग वैदिक सभ्यता जो था बिहार के क्षेत्र में नहीं था इस समय, ठीक है ना। अब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पे मिलता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक का तो नहीं मिलता है, पर उत्तर वैदिक का मिलता है, वो भी गंडक के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा, यानी कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। और इनमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, विदेह,
इनके इनमें बिहार की चर्चा किसके रूप में की गई? विदेह के रूप में, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। कौन से क्षेत्र को? तिरहुत। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वात्रे कहा गया है। कीकट का मतलब होता है गरीब और वात्र का मतलब होता है संस्कार विहीन, जिसके पास संस्कार ही नहीं। सोचो तुम, ऋग्वेद में मतलब बिहार को कितना घटिया दिखाया गया है यार। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। सोचो, मतलब वराह पुराण में भी कीकट को अपवित्र और बिहार को ही कीकट कहा गया है। मतलब आप समझो कि बिहार को कितना पहले गंदा देखते थे लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। छोटा सा बात आपको ये याद रखना है कि अब महाजनपद, मतलब बिहार में कितने महाजनपद थे? बिहार में नहीं, हम बताता हूँ, पूरा का पूरा 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे आपको पता होना चाहिए। इसको पूरा याद नहीं हो सकता और याद करना भी नहीं है पूरा, आपको बस इतना याद रखना है कि 16, टोटल 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। मगध, अंग, वज्जिशंग, काशी, कौशाल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज, गांधार, ये सब महाजनपद थे। क्या थे? और 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में था। पूरा भारत में 16 महाजनपद थे और 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में था, जिसका नाम है वज्जी, मगध, अंग। ये 3 के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो वज्जी, जिसको हम लिच्छवी भी बोलते हैं, और मगध, अंग, यानी कि वज्जी का मतलब है वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र होता है उसको वज्जी बोलते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, हमेशा याद रखना। मगध, पटना, गया, नालंदा। मगध में 3 आता है, पटना, गया, नालंदा, यानी कि पटना का क्षेत्र ही समझ लो ऐसा। तो पटना, गया, नालंदा जो है मगध के क्षेत्र में आता है। अंग जो है ये भागलपुर, मुंगेर, यानी कि अंग किस में आता है? भागल, आपको पता ही है अंग प्रदेश कहाँ माना जाता है, भागलपुर को ही माना जाता है। भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अंग में आता था उस समय, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आता है वज्जी संघ महाजनपद, है ना। वज्जी संघ महाजनपद में 8 राज्यों का संघ था। कितना? 8, इसीलिए इसको अट्ठकुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अट्ठकुल। अब ये अट्ठकुल मतलब ये पूरा 8 जो राज्य था, इसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है तो रखना, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। इसको याद उतना रखना जरूरी नहीं है। वज्जी, लिच्छवी, गात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु, है ना। ये 8 राज्य थे, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखो, वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी था, ये आपको याद रखना है। सबसे प्रसिद्ध कौन था? लिच्छवी था। और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। ये भी देखो, मैं जितना बताऊंगा सब फैक्ट है, और फैक्ट को रट्टा मारना आपका जिम्मेदारी है ना। सो वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी, ठीक है। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, आपको पता होना चाहिए। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। अब जैसे आपको वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लिच्छवी जो है या वज्जी संघ जो है, इसको विश्व की प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। ये मेन क्वेश्चन बन सकता है, पूछ भी सकता है, ठीक है। अब मगध महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, अब बस समझो। प्रारंभिक इसकी राजधानी गिरिवरस थी, या राजगिरी अभी के। और यह 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है: रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, बिप्लाचल। देखो, गिरी याद रखना आप बस, ठीक है ना। जिसके साइड में गिरी लगा होगा समझ जाना वो किससे गिरा, मतलब मगध उसी से गिरा हुआ, उसी पहाड़ी से गिरा हुआ। लेकिन एक अलग है, वो है बिप्लाचल। बिप्लाचल में फंसा सकता है, क्योंकि गिरी वाला तो सब याद कर लेगा, पर बिप्लाचल में जाके फंस जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कितनी पहाड़ी से गिरा हुआ था? ये है 5 पहाड़ी, है ना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। यानी कि मगध महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कोई जानकारी नहीं मिलती, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। ऋग्वेद में बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, और ऋग्वेदिक विस्तार भी नहीं है बिहार में ही। तो हमेशा याद रखना, मगध एवं महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। अब अंग, अंग के बारे में जानते हैं। अंग का विस्तार आपको पता है, भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। इसका जो राजधानी है चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग के अंतिम शासक जो है ब्रह्मदत्त था। और शासक, इसका मगध का जो शासक था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार, है ना। बिंदुसार याद नहीं रखना है, बिंदुसार से कंफ्यूज भी नहीं होना है। बिंबिसार अलग राजा था और बिंदुसार अलग था, क्योंकि बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, है ना, ठीक है। अब देखो, राजवंश कौन कौन था। देखो, मगध की स्थापना जो था बृहदर्थ किया था। मगध की स्थापना कौन किया था? बृहदर्थ।
और बृहदर्थ का पुत्र कौन था? जरासंध था, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था, आपको पता होना चाहिए, है ना। और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। भीम ने पराजित किसको किया था? जरासंध को। जरासंध किसका पुत्र था? बृहदर्थ का पुत्र था, है ना। और बृहदर्थ किसकी स्थापना की थी? मगध की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद आपको इसका जो पराजित, भीम जो पराजित किया था, इसका जानकारी कहाँ मिलता है आपको? ये महाभारत में मिलता है इसके बारे में जानकारी, है ना। ठीक है। अब देखो, प्रारंभिक राजधानी जो था मगध का, वो कहाँ था? मगध का राजगृह था, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। और मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था, आपको पता होना चाहिए। मगध महाजनपद के बारे में शायद आपको, आप अगर पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए वो कितना था, है ना। अब हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं मगध एम्पायर के बारे में। सो ये था। तो बृहदर्थ वंश की अंतिम जो शासक था वो कौन था? ये था रिपुंजय। क्या नाम था इसका? रिपुंजय। रिपुंजय हमेशा याद रखना, रिपुंजय। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। ठीक है। उसके बाद आता है हर्यक वंश। कौन सा आता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से 412 तक रहा था ईसापुर में। और इसी में हर्यक वंश में सबसे पहला शासक आता है बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है वो 544 से 492 रहा था। ऐसे आप याद करते हो 444, सॉरी 544, यानी कि 5 से 1 घटा दो 2 544। और उसके बाद 492, यानी कि 492, 4 2 8 ऐसे कर सकते हो, 4 2 8 1 9, बीच में 4 2 8 1 9 ऐसे करके, ठीक है ना। आप ऐसे याद लो, 544 और 492 ऐसे याद कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि जो बिम्बिसार को जो है मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये देखो, राज का विस्तार जो किया था ये विवाह नीति पे किया था। किसके नीति पे? विवाह नीति पे, यानी कि शादी पहले तो इससे विवाह नीति में जो उसकी पत्नी थी, पहली पत्नी, जिसका नाम था कौशल देवी, है ना। ये कौशल की राजकुमारी थी। और ये दहेज के उपहार में काशी दिया था, सोचो। मतलब इसको विवाह नीति, शादी कर लो दहेज में काशी ले लो सोचो। और उसके बाद दूसरी जो पत्नी थी ये चलन्ना थी। चलन्ना क्या थी? चलन्ना, जो कि लिच्छवी की राजा के चेटक की पुत्री थी, है ना। लिच्छवी आपको पता होना चाहिए, लिच्छवी मुजफ्फरपुर साइड, है ना, ये चीज, ठीक है। अब उसकी तीसरी पत्नी जो थी ये क्षेमा थी, जो कि पंजाब के मद्र की राजधानी थी। मतलब समझ रहे हो? मतलब राजकुमारी थी, कहने का मतलब। बिम्बिसार के अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बना बिम्बिसार ने। यानी कि चंड प्रघोत कौन था? ये अवंती का शासक था। कौन था? अवंती का शासक था। और बिम्बिसार ने ही, आपको पता होना चाहिए, के कोर्ट में एक बिम्बिसार के कोर्ट में एक चिकित्सक रहते थे, है ना, जिसको डॉक्टर बोलते हैं, वो था जीवक। और इनका राजवैद्य था। और ये जीवक को बिम्बिसार ने ही चंड प्रकोप के उपचार के लिए भेजा था, आपको पता होना चाहिए। और फिर बिम्बिसार की हत्या करवा दिया जाता है 492 ईस्वी में, यानी कि 492 में खत्म हो जाता है। और हत्या भी कौन करवाता है? पुत्र करवाता है, जिसका नाम था अजातशत्रु। इसका मतलब है कि बिम्बिसार पहला शासक था हर्यक वंश का। और हर्यक वंश के जस्ट बाद में आता है हर्यक वंश के बाद नहीं, हर्यक वंश में बिम्बिसार के जस्ट बाद आता है क्या आता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? ये पुत्र था बिम्बिसार का, याद रखना। और इसका टाइम जो स्टार्ट होता है 492 से स्टार्ट होता है और 460 में खत्म हो जाता है ना। ये चीज याद रखना है, यानी कि 4 4 6 और 10 का 0 लास्ट में लगा देना, ठीक है। ऐसे इसका आप देखो, ये अजातशत्रु का वास्तविक नाम था कुनिक।